हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जब आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, जैसा आप पहले से जानते हैं, मैं अमरीश वर्मा आप सभी का ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम संबंध और फलन का पार्ट 2 लेकर आए हैं और आई होप आप इससे पहला लेक्चर देखे होंगे, संबंध, जिसमें हम संबंध और संबंध के प्रकार के बारे में चर्चा किए हैं। आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा पढ़कर, शायद समझ में भी सब आया होगा। आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं और इसमें पहले लेक्चर में हम संबंध और संबंध के प्रकार समाप्त कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं कि फलन क्या होते हैं और फलन के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और ये पार्ट 2 है, देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम रूपरेखा देख लेते हैं कि संबंध और फलन में जो हमारा दूसरा लेक्चर है उसकी रूपरेखा में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थात दूसरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फलन क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसकी भूमिका अर्थात फलन क्या होता है। उसके बाद हम प्रांत पढ़ेंगे, हालांकि आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रांत के बारे में पढ़े होंगे, डोमेन क्या होता है। उसके बाद सह प्रांत पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। बहुत पढ़े लेकिन समझ में नहीं आया। आज के बाद हो सकता है कि अब डाउट नहीं रह जाएगा, आप तुरंत बता पाएंगे कि प्रांत क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। उसके बाद हम फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद फलनों के प्रकार में जैसे कौन से 1 to 1 हो गया और कौन सा मैनी टू वन हो गया। 1 to 1 को हिंदी में एकाएकी फलन कहें या प्रतिचित्रण कहें, जिसे इंग्लिश में मैपिंग भी बोलते हैं, तो दोनों बात एक ही है। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, मैनी टू वन, बहु एकाएकी फलन या प्रतिचित्रण, इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद इनटू पढ़ेंगे, जिसे अंतःक्षेपी या फलन या प्रतिचित्रण कहते हैं। उसके बाद आंटू पढ़ेंगे, आंटू जिसे आच्छादक फलन कहते हैं या प्रतिचित्रण कहते हैं। और उसके बाद दो दो का कॉम्बिनेशन कर दिया गया, किसका किसका, एकाएकी और इसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया है। अर्थात हम पढ़ने वाले एकाएकी और अंतःक्षेपी फलन पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसे जब कर दिया गया दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इंजेक्टिव। कौन से फलन बोलते हैं, प्रतिचित्रण बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। इसी प्रकार इसका और इसका कॉम्बिनेशन कर दिया गया, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, तो इसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। जब कोई फलन एकाएकी और आच्छादक होता है तो उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं। अब इनके बारे में बहुत विधिवत अध्ययन करेंगे कि ये किसके बारे में सर आप बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ। 1 1 क्या होता है, मैनी टू वन क्या होता है, इनटू क्या होता है, आनटू क्या होता है। अगर दोनों दोनों को मिला दिया जाए तो बाइजेक्टिव क्या होता है और इंजेक्टिव क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन करने वाले। ये जब सब हम विस्तार से पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही रहेंगे। हो सकता है कि आज के बाद अगर क्वेश्चन लगाने में आपको डर लगता हो, डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से हम पढ़ने वाले हैं कि आज के बाद क्वेश्चन लगाने में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले सर फलन क्या होता है, जैसे उस समय इससे पहले वाले में एक बार थोड़ा देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। जब हम पहले संबंध पढ़े थे तो संबंध में सर देखे थे संबंध क्या क्या होते हैं। जैसे सर आप रिलेशन में बताए थे, रिलेशन कौन से हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक रिलेशन हो सकते हैं, देखे थे। राम मोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई, ये प्रकार के संबंध बताए थे। गणितीय रूप में क्या संबंध होते हैं वो भी आपको बताए थे। ए का बी से संबंध, बी का सी से संबंध बताए थे। संबंध के प्रकार आपको वहां पर बताए थे, कौन कौन से बताए थे। हाँ सर बताए तो थे, कौन कौन से, स्वतुल्य बताए थे, रिफ्लेक्सिव बताए थे, सममित अर्थात सिमेट्रिक बताए थे, और संक्रामक अर्थात ट्रांसटिव बताए थे। हाँ सर याद है, अभी भी पूरा याद है। अच्छा, तो ठीक उसी प्रकार जब रिलेशन पढ़े थे, ठीक उसी वे में हम फलन पढ़ने वाले हैं कि फलन क्या होते हैं, फलन के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम संबंध तो पढ़ लिए थे कि पारिवारिक संबंध हो सकता है, भाई बहन का संबंध हो सकता है, उनका उनसे संबंध हो सकता है। पढ़े थे सर, हाँ पढ़े तो थे, उनका उनसे संबंध हो सकता है। ठीक उसी प्रकार फलन को भी डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है, यदि ए और बी दो समुच्चय हों, यदि मान लेते हैं ए और बी दो
समुच्चय हो तो फलन जो है ए का बी एक नियम है। ए से बी जो फलन होता है, ए से बी एक प्रकार का नियम होता है। क्या नियम होता है? जो ए के प्रत्येक सदस्य को, ए के प्रत्येक सदस्य को बी के सिर्फ एक सदस्य के रूप में जोड़ता है। कहने का मतलब क्या है? ये समझ सकते हो कोई ऐसी मशीन है जिसमें कुछ इनपुट किया गया और आउटपुट के रूप में कुछ निकल रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लेते हैं उसमें अगर एक इनपुट करे हैं, अगर उसमें दो निकल रहा है तो चाहे जितनी बार एक इनपुट करे प्रत्येक दिशा में दो ही निकलना चाहिए। यही सिंपल सी बात है। मान लेते हैं जैसे यहां पर है, सपोज कर लेते हैं कि एक एफ एक्स बराबर, जैसे यहां पर फलन नहीं दिया गया है, फलन ये कैसे है, एफ एक्स बराबर कह रहा है कि x प्लस का 1, तो सपोज कर लेते हैं यहां x बराबर हम मान कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। अब जैसे इसमें हम x की जगह पर एक इनपुट किए तो 1 + 1 बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ। ये आउटपुट है। अर्थात जब किसी भी फलन में कुछ इनपुट करेंगे तो अगर कुछ हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। जैसे मशीन कह सकते हो, मशीन में कुछ डाला जाएगा तो कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे यहां पर उदाहरण दिया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1। अच्छा, इसे थोड़ा और देखते हैं। एक ही सदस्य को जोड़ता हो, इसमें दिया गया हर इनपुट का एक ही आउटपुट हो, बस वही होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर कोई इनपुट जैसे x बराबर कितना रखे हैं, 1 रखे हैं, तो हमें कितना प्राप्त हो गया, हमें 2 प्राप्त हो गया। अब x बराबर चाहे जितनी बार हम 1 रखें हमें 1 ही प्राप्त होना चाहिए इस फलन में। अगर मान लेते x बराबर अभी 1 रख रहे हैं, 2 प्राप्त हुआ, कुछ समय के बाद x बराबर 1 रखने पर 3 प्राप्त हुआ, कुछ समय के बाद x बराबर 1 रखने पर हमें 4 प्राप्त हुआ। तो आप देख पा रहे हैं एक ही इनपुट पर आउटपुट लगातार बदल रहे हैं, तो ये फलन नहीं होने वाला है। अर्थात फलन तो हम शायद समझ गए होंगे कि एक प्रकार की ये मशीन है, उसे जब कुछ देंगे तो आउटपुट के रूप में कुछ निकालेगी। जैसे यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि फलन में अगर इनपुट में कोई इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 ही होना चाहिए। ये नहीं कि इनपुट 1 दे रहे हैं, आउटपुट कुछ और आ रहा, फिर कुछ और आ रहा है। ये फलन की कंडीशन हो जाएगी कि हर इनपुट पर 1 ही आउटपुट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं क्या, एफ एक्स बराबर कितना दिया है, सपोज कर लेते हैं इसे एफ एक्स बराबर, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ बच्चों क्या बात कर रहे थे, कुछ इशू आ गया था टेक्निकल। जैसे एफ एक्स बराबर हम मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर सपोज कर लेते हैं कितना मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर है। यहां पर अगर मान लेते हैं एक्स बराबर कितना है, 1 है, सपोज कर लेते हैं एक्स बराबर कितना रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अगर सपोज कर ले एक्स बराबर हम 1 यहां पर रखें तो f1 बराबर कितना, 1 का स्क्वायर, अर्थात कितना आएगा, 1 आएगा। अगर यहां पर हम 2 रखते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको यहां पर यह देखना है कि इस फलन में हम x का मान चाहे जब कितना रखें, 1 रखें, हमेशा कितना देकर जाएगा, 1 देकर जाएगा। चाहे जब हम x बराबर 2 रखें, प्रत्येक दशा में क्या देकर जाएगा, प्रत्येक दशा में 4 ही देकर जाएगा। अर्थात हर इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। x के अगर कोई एक मान रख रहे हैं तो उस पर y का हमेशा एक निश्चित या एफ फंक्शन का एक निश्चित मान आना चाहिए, कभी बदलना नहीं चाहिए। तो शायद आप समझ गए होंगे फलन एक प्रकार की मशीन है, जब उसमें कुछ डालते हैं तो कुछ हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर कुछ इनपुट किया गया है तो प्रत्येक स्थिति में जो भी आउटपुट प्राप्त होता है, अगर सेम इनपुट कर रहे हैं तो सेम ही आउटपुट हमें प्राप्त होना चाहिए। ये नहीं कि x बराबर अब रखे 1 रखे हैं तो यहां पर 2 आ रहा, कुछ समय बाद रखे तो 3 आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। अब इसके बाद अभी प्रांत बात आ रही थी, प्रांत। तो अभी आप जैसे अभी बताए कि मशीन में जब कुछ हम डालेंगे तो इनपुट होगा, तो वही जब एफ होता है, जो फंक्शन होता है, उसमें जो भी इनपुट के रूप में हम मान यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, वो सब प्रांत होते हैं।
प्रांत क्या होते हैं? प्रांत वह एक प्रकार का समुच्चय हो जाएगा जो किसी फंक्शन में x का मान या किसी भी फलन में जब कुछ मान रखते हैं, जो भी इनपुट के रूप में रखते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? प्रांत हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं यहां पर अभी पिछला फंक्शन देखे कि fx बराबर क्या रख रहे थे? fx बराबर कितना था? x प्लस का 1 था। यहां पर x बराबर हम 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे। तो ये जो भी नंबर x की जगह पर रख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब डोमेन है। क्या है बच्चों? ये सब डोमेन है। अर्थात फलन में x की जगह पर जो भी मान यूज करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाते हैं। इनपुट, जो भी इनपुट हम इसमें डालेंगे वो सब डोमेन हो जाएंगे। वही लिखा गया है कि डोमेन वह समुच्चय होता है, जैसे यहां पर दिया गया है, जिसमें हम इनपुट लेते हैं। इनपुट अर्थात x का मान लेते हैं, यानी वह मान जिस पर फलन या संबंध परिभाषित होता है। जैसे यहां पर x के सभी मान जो डाल सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी डोमेन या प्रांत कहलाते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं कि यहाँ पर fx बराबर दिया गया है, सपोज कर लेते हैं fx बराबर कुछ ऐसा दिया गया है और कितना है? x स्क्वायर, और कह रहा कि जो x बिलोंग कर रहा है वो रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब अब जो x बिलोंग कर रहा है, x के जो मान इनपुट के रूप में लिए जाएंगे वो कहां से? रियल नंबर से। इसका मतलब ये जो फंक्शन दिया उसका प्रांत क्या हो गया है? रियल नंबर हो गया। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि x के मान जो उठाते हैं, जहां से भी उठाते हैं, वो सभी x के मान क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। अर्थात जो भी फलन में इनपुट के रूप में हम लाएंगे वो सभी क्या कहलाते हैं? फलन कहलाते हैं। ठीक है, फलन सर समझ में आ गया। ठीक, अब इसके बाद परिसर हो गया। अभी जैसे बच्चों हम देखे थे कि fx बराबर मान लेते हैं कितना है? x प्लस का 1, और x के मान हम कितने रख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये कुछ इस प्रकार रख रहे हैं। सबसे पहले x का मान यहां पर रखते हैं, तो आप देख पा रहे हो x का मान रखने पर 1 रखने पर 1 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम कितना मान रख रहे हैं? अब इसके बाद मान लेते हैं हम यहां पर मान रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं? f2। तो जैसे 2 रखेंगे x की जगह पर 2 चला जाएगा, 2 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मान लेते हैं, अब हम x की जगह पर कितना रख रहे हैं? अब हम x की जगह पर मान लेते हैं 3 रख रहे हैं, तो x की जगह पर 3 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप ये देख पा रहे हो, ये जितने मान हम x के रखते जा रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब प्रांत कहलाते हैं। जो भी x के मान हम यहाँ पर रख रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। लेकिन जो x के मान रखने पर अर्थात इनपुट मशीन में डालने पर जो हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये जो भी आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है ये क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। अर्थात जब किसी फलन में जब हम इनपुट के रूप में कुछ डालते हैं तो तत्पश्चात जो हमें परिसर के रूप में प्राप्त होता या उत्तर के रूप में प्राप्त होता या उसका प्रतिबिंबन होता है या उसका छायांकन होता है, जो भी छायांकन प्रतिबिंबन होता है वो सब क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। आप यहां पर देखिए कि परिसर के अलग अलग नाम आ गए। एक तो परिसर हो सकता है, उत्तर हो सकता है, छायांकन हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऊंचाई हो सकती है, प्रतिचित्रण हो सकता है। शायद समझ पाओगे कि जो भी हम फलन में इनपुट के रूप में यूज करते हैं उसके बाद जो भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो सब क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। वह सभी मान जो किसी संबंध व फलन में x का मान रखने से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किसी फलन या संबंध में जब x के मान रख रहे हैं उसके पश्चात जो भी हमें फलन का मान प्राप्त हो रहा है आउटपुट के रूप में सब क्या कहलाते हैं? परिसर कहलाते हैं। यहां पर दिया है यानी जो आउटपुट fx में x का मान रखने पर प्राप्त होता है, अर्थात जब fx में x के मान उठाकर रखेंगे तो जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? वो परिसर कहलाता है। शायद समझ गए होंगे कि फलन में जब भी हम x के मान रखते हैं अर्थात प्रांत से मान उठाकर रखते हैं तो उसके बाद जो भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। शायद परिसर समझ में आया होगा, जिसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। अब आगे देखते हैं सह प्रांत क्या होता है।
वह सभी मान जो किसी संबंध या फलन में आउटपुट के रूप में संभावित होते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे बच्चों देखते हैं, सपोज कर लेते हैं एक हमें संबंध दिया गया है, कुछ दिया गया होगा, जैसे मान लेते दिया गया x प्लस का 1, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसमें जो ये संबंध डिफाइंड है, जो एफ डिफाइंड है, ये ए टू बी में डिफाइंड है। कहाँ से डिफाइंड है? ए टू बी में। और इसमें कह रहा कि जो फलन है वो रियल टू रियल है, अर्थात जो ए का मान होगा वो भी रियल होगा और जो बी का मान होगा वो भी क्या हो जाएगा? रियल होगा। इसका मतलब अब हमें जो प्रांत उठाना है, प्रांत के मान उठाने, वो कहाँ से उठाने? रियल से उठाने। उसके पश्चात जो भी उत्तर आएगा वो भी क्या आना चाहिए? रियल आना चाहिए। जैसे मान लेते यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते कि यहाँ एक समुच्चय बना लिए हैं और एक समुच्चय यहाँ पर बना लिए। सपोज कर लेते ये ए हो गया है और ये बी हो गया है। यहाँ पर जो फलन है एक्स टू बी बिलोंग कर रहा है, अर्थात इसका संबंध ए से बी में दिया गया है। अब जो भी प्रांत के नंबर उठाएंगे वो हम कहां से उठाएंगे? प्रांत के जो भी नंबर उठाएंगे वो ए से उठाएंगे। रियल टू रियल है। रियल का मतलब आप जानते होंगे सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है। तो मान लेते वास्तविक संख्या कहां से? माइनस इनफाइनाइट से, और कहां से कहां तक जाती है? प्लस का इनफाइनाइट तक। जैसे मान लेते डॉट डॉट माइनस का 5 हो गया, इसी प्रकार चलता जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, इसी तरह डॉट डॉट चलता जाएगा। यहां पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? यहां पर भी आर टू आर है तो इसे माइनस का इनफाइनाइट से कहां तक जाएगा? ये प्लस का इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां पर भी मान लेते हैं, जैसे कौन हो गया? डॉट डॉट मान लेते हैं, सभी संख्या हो जाएंगी, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार जाएगा। अब जरा देखते हैं, फलन ये दिया गया है, सबसे पहले इसमें हम 1 रखते हैं तो 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब जब भी हम ए से मान उठाएंगे अर्थात प्रांत से मान उठाएंगे, कितना उठाएं? 1 उठाने पर इसका संबंध किससे बन रहा है? इसका संबंध फलन का 2 से बन रहा है। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कितना, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना मान लेते हैं? मान लेते हैं कि 2 लिख रहे हैं, तो 2 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ 2 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब जब x की जगह पर 2 लिखा गया तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो रहा है? 3 प्राप्त हो रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि कुछ जब मान रखते तो हमें कुछ तो यहाँ पर प्राप्त ही हो रहा है। जैसे यहाँ पर कितना रख दिए? 1 रख दिए, 2 प्राप्त हो रहा, 2 रख दिए, 3। तो ये जो नंबर उठाते हैं ये क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। मान रखने पर जो भी हमें प्राप्त हो रहे हैं वो क्या कहलाता है? परिसर कहलाता है। लेकिन यहां पर जो भी समुच्चय दिया गया है, यहां पर जो भी समुच्चय दिया गया है, इसमें जो टोटल नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? सहप्रांत कहलाते हैं। कि बी के संभावित मान ये हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर है तो टोटल ये सहप्रांत होगा, और जो फलन में मान रखने पर हमें प्राप्त होता है वो परिसर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा और ढंग से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल व्यवस्थित ले लेते हैं। जैसे अभी इससे पहले हम जब समझ रहे थे तो वहां पर एफ एक्स बराबर कितना लिए थे? एक्स स्क्वायर, उसी को दोबारा लाते हैं। जैसे मान लिए यहां पर एफ एक्स बराबर कितना है? एक्स स्क्वायर, और कह रहा जो भी एफ एक्स है वो बिलोंग कर रहा है रियल टू रियल या नेचुरल टू नेचुरल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं नेचुरल टू नेचुरल, तो ये नेचुरल टू नेचुरल बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बनाते हैं कि हमें जो भी यहाँ पर ये डोमेन होता है और ये परिसर होता है, या कोडोमेन भी कह सकते हैं। कैसे? अभी देखते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी n लिया जाएगा और यहाँ पर भी n लिया जाएगा, ये प्रांत होगा, ये परिसर या सहप्रांत कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मान ले लेते हैं 1 2 3 4 5 4 5 6, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 5 6 7, कुछ इस प्रकार का। अब जरा देखते हैं, फलन में सबसे पहले x की जगह पर 1 रखते हैं, तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, फलन में जब हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर बराबर, अर्थात x की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब हम फलन में f x की जगह पर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं कि जब 1 रखे हैं तो इसका a का जो संबंध बन रहा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, अर्थात परिसर में जो आ रहा है। और जब 2 रखे तो कितना आ रहा है?
4 आ रहा है, 3 रखने पर कितना आ रहा है, 9 आएगा, 9 यहाँ पर कहीं होगा, कुछ इस प्रकार का 9 आएगा। अब आप ये देखिए कि ये तो प्रांत हो गया, ये क्या हो गया, यहां पर एक रखे, यहां पर एक प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ, और इसके बाद कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये बीच के नंबर छूटे जा रहे हैं, तो जो हमें मान प्राप्त हो रहे 1 4 9, इसके बाद 16 प्राप्त होगा, और फिर 25 प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। ये जो भी मान प्राप्त हो रहे हैं फलन में रखने पर वो सब परिसर कहलाते हैं। लेकिन जो संभावना थी कि सभी नेचुरल नंबर आएंगे, ये सभी नेचुरल नंबर सहप्रांत कहलाते हैं। अब शायद सहप्रांत समझ में आ गया होगा। संभावना किसकी थी कि जब फलन में मान रखे जाएंगे सारे नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि फलन ही कुछ उसी टाइप का है। शायद समझ में आया होगा कि इनमें क्या क्या अंतर है। इसके बाद आप फलन के प्रकार पढ़ते हैं कि फलन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे एक ऐसा फलन हो सकता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर f(x) बराबर मान लिए कितना है, x है, कुछ इस प्रकार का। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि f(x) बराबर, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि अगर हम x की जगह पर 1 रखें तो कितना प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा सर। अगर हम x की जगह पर 2 रखें तो कितना प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा। अगर x की जगह पर 3 रखें तो कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि प्रत्येक एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर 1 रखे 1 प्राप्त होगा, 2 रखे 2 प्राप्त होगा, 3 रखे 3 प्राप्त होगा, और ये प्रत्येक स्थिति में इस फलन के साथ ऐसा ही होने वाला है। अर्थात 1 to 1, 1 रखो तो 1 पाओ, एक का तीर एक ही से लगने वाला है। जब 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखे तो 2 मिला, 3 रखे तो 3 मिला। ये नहीं कि अभी x बराबर 1 रखे कुछ समय के बाद रखेंगे तो यहाँ मान बदलने वाला, ये होने वाला नहीं है। ठीक वही दिखाया गया है कि कोई एक फलन ऐसा है जब हम प्रांत के रूप में अर्थात x के रूप में a लेते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। जब b लेते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। जब C लेते तो कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अर्थात एक ऐसा फलन जिसमें एक आउटपुट पर एक इनपुट पर एक ही आउटपुट प्राप्त होता है। कह सकते हैं कि एक का तीर एक ही को लग रहा है। A रखेंगे तो 1 मिलेगा, B रखेंगे 2 मिलेगा, और C रखेंगे तो 3 मिलेगा, जैसे यहाँ पर समझें। आपको क्या ध्यान रखना, 1 1 वो फंक्शन हो जाएंगे, अर्थात एकाएकी फलन या प्रतिचित्रण वो हो जाएंगे जिसमें एक मान रखने पर एक ही प्राप्त होगा। अर्थात ऐसा फलन जिससे हर अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट प्राप्त होता है। जैसे यहाँ a to b दिया गया है फलन, और यहाँ पर जब a रखा गया तो 1, b रखा गया तो 2, और c रखा गया तो 3। यहाँ पर प्रत्येक एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट प्राप्त हो रहा है। शायद समझ गए होंगे 1 to 1। आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि जब एक का तीर एक ही को लगे तो कौन सा फलन होता है, वो 1 1 फलन होता है, अर्थात एकाएकी प्रतिचित्रण होता है। अगला देखते हैं। अगला जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, कौन सा फलन है, मैनी टू वन। मैनी टू वन का मतलब बहु एकाएकी, मैनी टू वन, मैनी का मतलब बहु से, टू का मतलब से, और एक का मतलब तो आप समझ पा रहे हो। इसका मतलब जब बहुत सारे नंबर अलग अलग रखते हैं लेकिन उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है आउटपुट एक ही प्राप्त होता है। ध्यान रखना, ऐसे भी फलन पॉसिबल है जिसमें हम प्रांत से मान अलग अलग रखें लेकिन जो हमें प्राप्त होता है वो एक ही मान प्राप्त हो जाता है। अर्थात बहुत सारे प्रांत का मान रखने पर एक ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये जो फलन होते हैं मैनी टू वन फलन कहलाते हैं, अर्थात बहु एकाएकी। जैसे यहां पर लिखा गया है, यदि प्रतिचित्रण a to b किया गया हो तो a के भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग मान, हम इनपुट के रूप में अलग अलग मान यूज कर रहे हैं लेकिन जो b का मान हमें प्राप्त हो रहा है वो एक ही मान प्राप्त हो रहा है। जैसे जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यहां पर हम कितना रखें, सपोज कर लेते a है, b है, c है, d है और e है, कुछ इस प्रकार। यहां पर सपोज कर लेते 1 2 3 4 और 5 हो गया। जैसे सपोज कर लेते कितना हो गया, 5 हो गया। यहां पर जब हम इनपुट ए रख रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। जब इनपुट बी रख रहे हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है आउटपुट के रूप में, 2। लेकिन ऐसा फलन है कि जब हम बी रख रहे हैं और उसके बाद जब सी भी रख रहे हैं तब भी हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2। इसका मतलब यहां पर ये भी मान लेते हैं कि जब डी रख रहे हैं तब भी हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 2। इसका मतलब 2 या 2 से अधिक
का तीर एक ही को लग रहा है, इसीलिए कहा गया कि मैनी जब मान रखते हैं तो हमें जो तीर लग रहा है या जो आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो एक ही प्राप्त हो रहा है। इसका बी के लिए भी 2 प्राप्त हो रहा है, सी के लिए भी 2 प्राप्त हो रहा है और डी के लिए भी 2 प्राप्त हो रहा है। जैसे एग्जांपल ले लें, मान लेते एग्जांपल में सपोज कर लेते हैं एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। अब जरा देखिए यहां पर हम अगर मान ले कितना 1 मान लेते हैं तो 1 पर हमें कितना प्राप्त होगा, बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं यहां पर हम माइनस का 1 ले लेते तो माइनस का 1 लेने पर -1 का स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। जरा आप ध्यान से देखिएगा, प्रांत दोनों के प्रांत से जो मान उठाए गए वो दोनों मान अलग अलग हैं। यहां पर 1 लिया गया x का मान और यहां पर -1 लिया गया, लेकिन जो आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा इस समय सेम प्राप्त हो रहा है, अर्थात 2 के लिए एक ही आउटपुट प्राप्त हो रहा है। जैसे और भी अगर इसमें मान रखा जाए, मान लेते हैं इसमें हम कितना रख देते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर और आपको पता है प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहां पर हम 2 रख देते हैं तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अर्थात आप देख पा रहे हैं कि -2 रखने पर भी कितना प्राप्त हो रहा है, 4, और 2 रखने पर भी कितना प्राप्त हो रहा है, 4। अर्थात यहां पर मान जो हम प्रांत के ले रहे वो तो अलग अलग ले रहे हैं, लेकिन जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है वो सेम ही प्राप्त हो रहा है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक के तीर एक ही नंबर को लग जाएंगे तो जो भी फलन होगा वो -1 हो जाएगा। यहां से आप समझ सकते हो अधिक नंबर का तीर किसको लगे, एक ही को लगे, तो इस प्रकार का जो फलन होता है वो क्या कहलाता है -1। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसके बाद अंटू फलन क्या होता है, आच्छादक फलन क्या होता है, जरा एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एग्जांपल लेकर बेहतर समझते हैं। कह रहा है यदि एफ ए टू बी, अर्थात कोई एक ऐसा संबंध है जो ए टू बी डिफाइन किया गया है, में समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव, अर्थात इसमें जो भी नंबर बैठेंगे उसके प्रत्येक अवयव जिसमें से कम एक अवयव अवश्य प्रतिबिंबित हो। कम से कम जो ए है जिसमें एक के, यहां पर ए है, एक के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो यहां पर बी में नंबर बैठेंगे वो ए के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। सिंपल भाषा में ये कहना है कि बी में कोई अवयव बचना नहीं चाहिए, सभी आ जाने चाहिए। कहने का मतलब सर क्या, थोड़ा और बेहतर समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, बेहतर अगर देखा जाए, सपोज कर लेते हैं यहां पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। यहां पर मान लेते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कहने का मतलब है कि यहां से सपोज कर लेते इसका तीर इसको लग गया, इसका तीर मान लेते इसको लग गया, इसका तीर सपोज कर लेते इसको लग गया है, इसका तीर इसको लग गया है, इसका तीर इसको लग गया है और इसका तीर इसको लग गया है। और सपोज कर लेते हैं यहां पर जी मान लेते हैं और जी का तीर किसको लग गया है, 7 को लग गया। क्वेश्चन वाला ये जो भी है आंटू आच्छादक, इसमें यह कह रहा है कि जो बी में नंबर आए, अर्थात जो ये प्रतिबिंब आ रहा है वो ए के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब इसमें कोई ऐसे छूटे ना, अर्थात किसी ना किसी को सभी को अवश्य तीर लगना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे दूसरा बना लेते, मान लेते यहां पर सिंपल सा 1 2 3 हो गया। यहां पर मान लेते हैं यहां ए बी सी और डी मान लेते हैं, इसका तीर इससे लग गया, इसका तीर इससे लग गया, इसका तीर इससे लग गया। अब ये जो भी फलन दिया गया है ये आच्छादक फलन होने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर ये छूट चुका है। अच्छा, आपको बताए थे कि जब हम इनपुट करते हैं तो उसके बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, परिसर होता है। यहां पर जरा देखिए, हमें लग रहा है ये जो इनपुट कर रहे हैं उसके बाद जो है प्राप्त हो रहा है वो क्या है, परिसर है। लेकिन अगर इस समुच्चय को, अर्थात
पूरे समुच्चय को हम क्या कहें, इस पूरे समुच्चय को अगर देखें तो इसे सहप्रांत कह सकते हैं। इसका मतलब इस केस में सभी को तीर लग रहा है और सभी का अवयव जो है वो प्रतिबिंब यहाँ पर कुछ ना कुछ बना रहा है। तो ये कह सकते हैं कि इस केस में जो परिसर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो सहप्रांत के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस समय सभी का तीर सभी को लग रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। अगर कोई भी अवयव छूट जाएगा तो वो आंटू अर्थात आच्छादक होने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना कि जो यहां पर बी का समुच्चय होगा उसके सभी अवयवों को कोई ना कोई तीर लगना चाहिए। हाँ, एक अवयव को दो तीर लग जाए उससे समस्या नहीं है, लेकिन इसमें कोई ऐसे छूटे ना, वो एक एक किसी ना किसी अवयव का अवश्य प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे यहां पर देखते हैं बी में कोई भी अवयव आच्छादित होने से ना बचे, अर्थात इसमें जो भी एलिमेंट्स आए हैं इनका आच्छादन होने से ये ना बचे। अगर सभी आच्छादित हो गए, इससे नहीं मतलब है इसमें कोई आच्छादन होने से ना बचे, अगर सभी आच्छादित हो गए तो सहप्रांत बराबर परिसर हो जाएगा और जो भी ये फलन होगा आंटू फलन अर्थात आच्छादक फलन कहलाएगा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगला है इंटू फलन। ये इंटू क्या होता है? अच्छा सर, अभी आप जो पीछे आच्छादक बताए हैं कि सभी को तीर लगना चाहिए, ऐसा कोई भी फलन हो सकता है जिसमें उसको तीर ना लगे? हो सकता कोई बच जाए बी का जो भी नंबर है। हाँ, अगर उसमें बच जाएगा बी में, मान लेते हैं यहां पर जैसे सपोज कर लेते 1 2 3 4 और मान लेते कितना है 5 है। इसी प्रकार यहां पर सपोज कर लेते कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब इसका तीर मान लेते इसको लग गया, इसका तीर सपोज कर लेते इसको लग गया, इसका तीर इसको लग गया, इसका तीर इसको लग गया, इसका तीर इसको लग गया। यहां पर एक एलिमेंट्स बच गया है। ये एलिमेंट्स किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अगर एक कम से कम एक एलिमेंट्स इस प्रकार बच जाता है जो बी में दिया गया है, सहप्रांत या परिसर में दिया गया है, वो फलन के किसी भी फलन का किसी भी एलिमेंट्स का अगर प्रतिबिंब नहीं होता है तो इस स्थिति में जो भी ये फलन होता है उसे क्या कहते हैं? इंटू फलन कहते हैं, अर्थात अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। तो इसे अगर परिभाषित करने की कोशिश करें तो यदि एफ जो है ए टू बी जब इसे संबंधित हो रहा हो तो उसमें बी में कम से कम एक ऐसा अवयव अवश्य बच जाए जो एक के किसी भी एलिमेंट्स का या अवयव का प्रतिबिंब ना हो, प्रतिबिंब ना हो। अर्थात ये कह सकते हैं कि बी में जो भी नंबर्स लिखे हैं उसमें कम से कम एक ऐसा अवयव बच जाए जो तीर जिसको ना लगे। बी में कम से कम एक अवयव को तीर ना लगे। हाँ, ज्यादा भी हो सकते हैं उसमें समस्या नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जिसको तीर ना लगे। ठीक है, शायद ये सब समझ में आ गया होगा इनटू क्या होता है और 1 to 1 क्या होता है, मैनी टू 1 क्या होता है और आच्छादक अर्थात आंटू क्या होता है। अब देखते हैं आगे। यहां पर जैसे एकाएकी और अंतराक्षेपी है तो इसे सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इंजेक्टिव कहते हैं। अर्थात अगर कोई फलन क्या हो जाए 1 to 1 हो जाए, 1 to 1 हो जाए और क्या हो जाए, और अगर फलन इनटू हो जाए, ये दोनों अगर हो जाता है तो क्या कहलाएगा? इंजेक्टिव कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर कोई फलन क्या हो जाए, एकाएकी हो जाए और आच्छादक हो जाए। एकाएकी का मतलब एक का तीर एक ही को लगे, आच्छादक का मतलब जो बी में बैठे थे उसमें सभी को तीर लग जाए। अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती हैं तो इसे समग्र रूप से बाइजेक्टिव मैपिंग या प्रतिचित्रण कहते हैं या फलन कहते हैं। शायद ये दोनों बहुत ही सिंपल थे। इसी प्रकार मैनीटूवन के हो सकते हैं, मैनीटूवन अंतराक्षेपी हो सकता है और मैनीटूवन आच्छादक हो सकता है। शायद समझ गए होंगे कि एकाएकी अर्थात एकाएकी का मतलब एक का तीर एक ही को लगे और अंतराक्षेपी का मतलब कम से कम बी में एक अवयव बच जाए। अगर कोई ऐसा फलन होता है तो कौन सा फलन होता है? इंजेक्टिव फलन होता है। शायद समझ में आया होगा। इसी प्रकार यहाँ पर एकाएकी और आच्छादक, आच्छादक का एकाएकी का मतलब एक का तीर एक ही को, आच्छादक का मतलब जो भी बी में बैठे हैं उसमें सभी को तीर लगना चाहिए, कोई छूटे ना। अब आगे देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है। अच्छा, हम कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ लिए हैं, क्या समझे? एक बार फिर से देख लेते कॉन्सेप्ट में क्या समझे हैं। एकाएकी में क्या होता है? एकाएकी में होता है कि
एक का तीर एक ही को लगे, सिंपल सा, क्या, एक का तीर एक ही को लगे, लगे। और मैनी टू वन, अर्थात बहु एकाएकी का मतलब क्या होता है, बहुतों का तीर एक को लगे। समझिए थोड़ा, इसे वन टू वन क्यों कहते हैं, एक का तीर एक ही को लगे। मैनी टू वन का मतलब है बहुतों का तीर एक ही को लगे। अगला, आच्छादक, आच्छादक, आच्छादक का मतलब है उसमें जो बी वाला था समुच्चय वो खाली ना जाए, सभी को तीर लगना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि दो एलिमेंट्स का एक को लगे, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन बी में कोई एलिमेंट्स खाली ना जाए। अगला कौन सा था, अगला कौन था, अंतराक्षेपी। तो अंतराक्षेपी में बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जिसको तीर ना लगे, अर्थात समुच्चय ए का ए के द्वारा जब फंक्शन में मान रखा जाए तो उसका प्रतिचित्रण बी में ना हो, कम से कम एक, अधिक से अधिक तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कम से कम एक होना चाहिए। आप देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हटाते हैं इसे। जैसे यहां पर दिया गया है कि एफ एक्स बराबर, ये मापांक नहीं है, प्राप्त फलन जो है एफ आर टू आर में बिलोंग कर रहा है, आर टू आर में बिलोंग कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर हमें प्रांत लेना वो भी रियल नंबर लेना है, और जो सह प्रांत व परिसर आएगा वो भी क्या होना है, वो भी हमें रियल नंबर लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं ये फलन जो भी है, यहाँ पर भी रियल नंबर बैठा है और यहाँ पर भी कौन बैठेगा, रियल नंबर बैठेगा। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। एकाएकी का मतलब समझ गए थे, एक का तीर एक ही को लगना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये फलन एकाएकी नहीं है। जैसे मान लेते हैं फलन यहाँ पर जो दिया उसे लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया। रियल नंबर कौन से हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक। जैसे मान लेते हैं कितना है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ इस प्रकार का। और ये कहाँ तक जाएगा, प्लस इन्फाइनाइट जगह तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस इन्फाइनाइट से जैसे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, इसी तरह ये चलता जाएगा प्लस इन्फाइनाइट तक। अब जरा देखते हैं एफ एक्स बराबर कितना दिया गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया। तो सबसे पहले हम यहां पर मान रखते हैं, मान लेते कितना मान रख रहे हैं, एक रखते हैं x की जगह पर, मान चूंकि प्रांत के रूप में यहां से उठाएंगे और जो भी आंसर आएगा वो वहां से आना चाहिए। तो एक रखते हैं, तो एक का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा। यहां पर मान लेते हैं कितना हो जाएगा, मान लेते हैं -1, अब उठा लिए मान, सबसे पहले प्रांत से एक मान उठाते तो हमें एक प्राप्त हुआ, अब -1 उठाते हैं तो यहां से -1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं कि जब हम प्रांत का मान x बराबर 1 लिए तब भी मान कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। जब हम x बराबर -1 लिए हैं तब भी कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा। इसका मतलब जब 1 लेंगे तब भी 1 प्राप्त होगा, और जब यहां पर -1 लेंगे तब भी कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं कि एक का तीर एक को नहीं लग रहा है, एक से अधिक का तीर एक ही को लग रहा है। इसका मतलब ये जो भी फलन हो एकाएकी नहीं है। ये कौन सा फलन है, कौन सा है, मैनीटोवन या बहुआच्छादक फलन है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि x बराबर 1 पर f1 बराबर 1 एंड x बराबर -1 पर f-1 बराबर 1 प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, अर्थात अर्थात प्रांत के प्रांत के प्रांत के भिन्न भिन्न मानों पर भिन्न भिन्न मानों पर सह प्रांत में
एक ही एक ही अवयव अवयव प्रतिबिंबित होता है, प्रतिबिंबित होता है, इसलिए फलन एकाएकी एकाएकी नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक का तीर एक से नहीं लग रहा, बहुतों का तीर एक से लग रहा है। इसका मैनी टू वन है, वन टू वन नहीं है। अब अगर बात करें अच्छादक की तो जरा देखते हैं अच्छादक फलन ये वाला है। जैसे यहां पर सपोज कर लेते हैं कि x बराबर एक रखे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। x बराबर माइनस एक रख रहे हैं, हमें कितना प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। अच्छा, यहां पर हम F2 रख रहे हैं, मान लेते हैं दो रखेंगे तो दो रखने पर कितना प्राप्त होगा। अगर दो रखेंगे तो हमें दो रखने पर यहां पर कितना प्राप्त हो रहा है, दो का स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, चार प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर यहां पर हम तीन रखेंगे तो तीन का स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, नौ प्राप्त हो रहा है। आप देख पा रहे हैं दो रखने पर हमें चार प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जब तीन रखेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, नौ प्राप्त होगा। इसका मतलब सभी को तीर नहीं लग रहा है, बीच के एलिमेंट सब छूटे जा रहे हैं। यहां पर ये कौन छूट गया है, जैसे तीन छूट रहा है, इसी प्रकार और भी एलिमेंट्स छूटते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रत्येक अवयव का या यहां पर जो भी यहां पर कौन से जो भी यहां पर प्रतिबिंब बैठे हैं उनमें ए से या यहां पर जो भी प्रांत से मान लिए जाते हैं उनमें प्रत्येक का कोई प्रतिबिंब या प्रत्येक प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है। अर्थात यहां सभी का तीर सभी को नहीं लग रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां कुछ एलिमेंट्स छूटे जा रहे हैं। अगर कुछ एलिमेंट्स छूट जाएंगे तो ये अच्छादक नहीं होने वाला है, क्योंकि अच्छादक में हम पढ़े थे कि प्रत्येक का तीर प्रत्येक को लगना चाहिए। तो यहां से सिद्ध होता है कि एकाएकी तो है ही नहीं, उसके बाद सभी का तीर सभी को लगने वाला नहीं है, तो ये अच्छादक भी होने वाला नहीं है। शायद समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। यहां पर एक संबंध दिया गया है। अच्छा, संबंध में यहां पर ए है और यहां पर कौन है, यहां पर बी है। ठीक है, यहां पर वन टू थ्री है। यहां पर कौन से नंबर है, यहां पर बी में है चार पांच छ सात। जरा देखते हैं, कह रहा है जो भी फलन दिया गया कुछ इस प्रकार डिफाइंड है। जो ए की जगह पर जब हम कितना रखते हैं, जब फलन में ए की जगह पर जब फलन में हम ए की जगह पर जैसे बात कर रहे थे यहां मान लीजिए कि ए बराबर ए कुछ ऐसा दिया है, समुच्चय दिया गया एक दो तीन और बी बराबर इस समुच्चय दिया गया, उसमें फलन डिफाइंड किया गया। देखते हैं क्या फलन डिफाइंड किया गया। कह रहा एक का चार से रिलेशन है, ठीक है, एक का चार से हो गया, और दो का पांच से है तो दो का पांच से बना दिए, तीन का छह से है तो यहां पर तीन का छह से बना दिए, तीन का छह से है। तब एक फलन है, तब सिद्ध कीजिए कि ये एकाएकी फलन है। कौन सा फलन है, एकाएकी फलन है। थोड़ा यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया। ये क्या हमें सिद्ध करना है, ये जो भी फलन है वो सिद्ध करना है एकाएकी है। एक का फलन किस संबंध किससे बन रहा है, चार से, दो का किससे बन रहा है, पांच से बन रहा है, और तीन का किससे बन रहा है, छह से बन रहा है। तो आप यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि एक का तीर एक ही को लग रहा है। जैसे यहां पर जब फलन में कितना रखा जा रहा है, एक रखा जा रहा है तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, चार प्राप्त हो रहा है। दो रखा जा रहा है तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, पांच प्राप्त हो रहा है। जब तीन रखा जा रहा है तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, छह प्राप्त हो रहा है। अर्थात ये नंबर बच जाए उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक का तीर एक ही को लग रहा है। तो इसका हम ये कह सकते हैं कि डोमेन में प्रत्येक नंबर के लिए एक अलग अलग यहां पर प्रतिचित्रण हो रहा है या अलग अलग मान प्राप्त हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रांत के प्रत्येक प्रत्येक अलग 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 अवयव का अलग 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 प्रतिचित्रण प्रतिचित्रण
हो रहा है, हो रहा है, अतः यह फलन, यह फलन एकाएकी, एकाएकी होगा। समझ में आया होगा। आप देख भी सकते हैं कि एक का संबंध एक से, अर्थात एक का तीर एक ही से लग रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला यहां पर कहा है, क्यू का मतलब क्या होता है, ये परिमेय संख्या होती है। आपको पता है कि कोई भी परिमेय संख्या वो p बाई क्यू फॉर्म में होती है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो p और q जो है ये पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये पूर्णांक होने चाहिए। और दूसरा, क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये क्यों कहलाता है, अर्थात ये परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या जो होती है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होती है। p क्यू क्या होते हैं, वो पूर्णांक होने चाहिए और क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो क्यों का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, देखते हैं अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे यहां पर कह रहा है कि यदि फलन क्यू टू क्यू, अर्थात जिसमें प्रांत भी क्यू होगा परिमेय संख्या, और जो परिसर व सह प्रांत होगा वो भी क्यू होगा। संबंध क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर 3x माइनस का 4 और x बिलोंग टू कितना है, क्यू से परिभाषित हो रहा है, तब सिद्ध कीजिए एकाएकी और आच्छादक फलन है। कैसा फलन है, एकाएकी और आच्छादक फलन है। देखते हैं। जैसे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अगर कोई फलन एकाएकी है, जैसे कौन सा फलन है, एकाएकी, हाँ पढ़े थे कि एक का तीर एक ही से लगना चाहिए, एकाएकी कोई फलन है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक दो फलन है, एफ एक्स वन बराबर कितना है, एफ एक्स टू। अच्छा, आपको हम एकाएकी में बताए थे कि जो इनपुट है वो सिंगल इनपुट पर सिंगल आउटपुट प्राप्त होना चाहिए, अर्थात एक इनपुट पर एक ही आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर x बराबर 1 रखें तो हमें अगर y बराबर 2 प्राप्त हो रहा है, तो प्रत्येक स्थिति में x बराबर 1 रखने पर y बराबर कितना प्राप्त होना चाहिए, 2 ही प्राप्त होना चाहिए। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर दो फलन आपस में बराबर हो गए हैं और वो फलन अगर एकाएकी है, तो उसमें जो भी ये मान अगर दोनों बराबर आ रहे, तो जो मान ये पुट किए होंगे कौन से, x1 बराबर x2, ये भी मान आपस में बराबर रहे होंगे, तभी ये एकाएकी हो सकता है। क्योंकि यहां पर ये कहा गया है कि जो उसका उत्तर आ रहा है, दो फलन दिए गए, यहां पर x1 रखा गया तब कुछ आ रहा, जब उस फलन में x2 रखा गया तब कुछ आ रहा, लेकिन जो दोनों आंसर आ रहे हो आपस में बराबर हैं। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब x1 बराबर x2 हो, अगर फलन एकाएकी है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई फलन -1 है और मान लेते वो फलन अगर आपस में बराबर हो गए हैं, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, अगर उस फलन में x1 x2 के बराबर नहीं आया तो ये फलन कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। शायद समझ में आया होगा। ये बराबर तभी हो सकते जब x1 बराबर x2 होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पढ़े ये थे कि एक का तीर एक ही से लगना चाहिए, लेकिन इसमें अलग अलग हो सकते हैं। आपको बताए थे उस समय कि जो प्रांत होते वो अलग अलग प्रांत के मान रखने पर, जैसे यहां पर आप देखिए एफ एक्स बराबर कितना लिए थे, एक्स स्क्वायर लिए थे, एक्स बराबर कितना 1 लिए थे, तब f1 बराबर कितना आया था, 1 आया था, x2 बराबर कितना लिए थे, -1 लिए थे। तो यहां पर f -1 रखने पर बराबर कितना आया था, ये भी -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आ जाएगा। आप जरा देखकर बताइए कौन सा फलन है। हम उसी समय देखे थे कि 2 का तीर एक ही को लग रहा है, इसका मतलब ये फलन कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लेकिन क्या इसमें ये नंबर दोनों बराबर हैं, नहीं। अगर इसे x1 मान ले, इसे x2 मान ले, तो x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन जो फलन में मान रख रहे हैं वो तो बराबर ही आ रहे हैं, इसीलिए यहां पर हम फलन बराबर करा दिए, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक इसी प्रकार जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एफ एक्स बराबर कितना लिए हैं, x लिए हैं। अब जरा देखते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहां पर हम कितना रख रहे हैं, सपोज कर लेते हैं क्या रख रहे हैं कि f1 रखे तब कितना आएगा, 1 आएगा। अब एक ऐसा सिंगल सा मान बता दो x का कि यहां पर रखने पर 1 आए, इसका मतलब वो कोई दूसरा मान हो ही नहीं सकता। जब फिर हम 1 ही रखेंगे तभी तो 1 आएगा, इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए, तब ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है। किसकी कंडीशन, एकाएकी की फुलफिल हो सकती है। अगर हम कुछ अलग रख दिए, जैसे यहां पर ये अलग अलग आ रहा है, इस केस में आप देख सकते हैं, तब ये फलन एकाएकी नहीं होगा,
क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शायद आप समझ गए होंगे, अगर फलन बराबर कर दें और x1 बराबर x2 आ गया तो कैसा फलन हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। परिभाषा से आप समझ सकते हैं, अगर फलन बराबर करने पर दोनों बराबर नहीं आए तो ये कौन सा होगा, -1 हो जाएगा। देखते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं f(x) बराबर कितना दिया है, f(x) बराबर दिया है 3x माइनस का 4, और कह रहा है जो भी आप x के मान लेंगे वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या आप बता दिए क्या होती है। अब सपोज कर लेते हैं, माना क्या माना, माना f(x1) बराबर कितना मान लेते हैं, f(x2). इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा यहां पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर क्या करने वाले हैं, x1 की जगह पर x की जगह पर x1 जाएगा, और यहां पर भी x2 की जगह पर x की जगह पर x2 जाएगा। यहां पर रखते हैं, तो जैसे हम यहां पर सबसे पहले f(x1) मान निकालने की कोशिश करेंगे तो 3x की जगह पर कितना जाएगा, x1 जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर f(x2), तो x की जगह पर कितना जाएगा, x2, तो लिखते हैं 3x2 और माइनस का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमें लग रहा है दोनों माइनस के दोनों 67 हो जाएंगे, अर्थात कट जाएंगे। तो यहां से आप देख पा रहे कितना आ गया, 3x1 बराबर 3x2 हो गया। शायद 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो गया है, x2 हो गया है। आप ये देख पा रहे हैं कि x1 बराबर x2 अगर आ जाएगा तो ये फलन कैसा हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा एकाकी। कैसा हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा। बात आ गई, एकाकी तो हम सिद्ध किए कर दिए, अब आच्छादक की बात आ गई, जरा समझते हैं। आप ये बताओ कि यहां पर f(x) बराबर 3x माइनस का 4, x कहां से बिलोंग कर रहा है, क्यों से बिलोंग कर रहा है। आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में होता है कि प्रांत के जब मान रखते हैं तो सह प्रांत या जो परिसर होता है उसमें सभी को तीर लगना चाहिए, अर्थात a का जो प्रतिबिंबन होता है वो कम से कम एक प्रतिबिंबन b में अवश्य मिलना हमें चाहिए। तो जरा समझते हैं, x का मान अगर यहां पर हम कुछ रखेंगे, सपोज कर लेते x का मान अगर यहां पर हम कुछ रखेंगे, जैसे मान लेते x का मान कितना रख दिए हैं, 2 रख दिए हैं, कुछ f(x) का जैसे यहां पर रखेंगे तो कुछ मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे कितना प्राप्त होगा, 3 गुणे 2 माइनस का 4, अर्थात कितना, 6 माइनस का 4 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर मान बदलते जाएंगे तो हमें लग रहा है जो परिसर में या सह प्रांत में मान प्राप्त होंगे वो सभी मान प्राप्त क्यों के होते जाएंगे। इसका मतलब Q में जो भी मान आ रहे हैं, B में जो भी मान आए होंगे, या परिसर में जो भी या सह प्रांत में जो भी मान आएंगे उसमें इससे किससे, A अगर इसे मान ले, इसे B मान ले, तो इसका तीर सभी से लगना चाहिए, कोई छूटने वाला नहीं है। तो भाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, भाषा के रूप हम ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर सह प्रांत या परिसर में अवयव होंगे वो प्रांत के प्रत्येक या किसी ना किसी का अवश्य प्रतिबिंबन कर रहे होंगे। तो जरा लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे परिसर में, इधर शायद थोड़ा दिख रहा है, परिसर या सह प्रांत, सह प्रांत में उपस्थित अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होंगे। अगर प्रतिबिंब अवश्य होंगे तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि B में कोई भी अवयव बचने वाला नहीं है, प्रत्येक को तीर लगने वाला है। तो अगर प्रत्येक को तीर लगेगा तो ये कौन सा फलन हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। इसका मतलब आप पहले ही देख चुके हैं कि एकाकी तो है ही और आच्छादक भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है कि यदि रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा
प्रतिचित्रण जो किया गया है, प्रतिचित्रण जो फलन किया गया है वो रियल टू रियल अर्थात वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं का किया गया है। और इसमें जो एफ एक्स कह रहा है वो एफ एक्स ई की पावर एक्स है और एक्स बिलोंग टू आर है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि यह एकाएकी प्रतिचित्रण है। आप भी जरा देखिए, हमें जो नंबर से लेने हो कहाँ से लेने हैं, रियल से, और जो भी उसका आंसर आएगा या परिसर आएगा या सप्रांत आएगा वो भी क्या आएगा, रियल नंबर आने वाला है। तो आप ये देख सकते हैं कि रियल नंबर में एक्स की जगह पर जब हम रियल नंबर पुट करेंगे, जैसे मान लेते हैं कितना रखेंगे, सपोज कर लेते हैं 1 रख दिए, तो यफ 1 रखने पर कितना प्राप्त होगा, E1 बराबर ई ही प्राप्त होगा। सपोज कर ले यहां पर यफ 2 रख दिए तो x की जगह पर 2 रखने पर हमें कितना प्राप्त होगा, e की पावर 2 प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जब यहां प्रांत से एक अवयव उठाते हैं तो उसका जो परिसर है या सह प्रांत है उसमें एक ही अवयव मिल रहा है। कभी भी यहां पर x का एक मान रखने पर ये अलग अलग मान नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, अर्थात इसका मतलब एक का तीर एक ही को लग रहा है। अगर एक का तीर एक ही को लगेगा तो हम कह सकते हैं यह कैसा फलन है, यह एकाएकी फलन है। समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे यहां पर कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक फलन है जो आर टू आर है तथा अब कह रहा यफ ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं, इसे एक बार ट्राई करना। क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले रियल टू रियल जा रहा है, इसका मतलब एक्स की जगह पर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रखेंगे और इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन हम देख चुके हैं, तो इसे आप खुद ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन मिला है, क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर प्रांत कौन दिया गया है, x बराबर दिया गया है जो कितना है 2 3 4 5 दिया गया है, और जो y है वो x y z दिया गया है। तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए यह बहु एक और आच्छादक प्रतिचित्रण है। अच्छा, बहु एकाएकी का मतलब क्या होता है, मैनी टू वन का मतलब होता है बहुतों का तीर एक से लगे। क्या यहाँ पर क्वेश्चन में देखने से प्रतीत हो रहा है, हाँ सर देखने से प्रतीत हो रहा है कि 3 और 4 का जो प्रतिबिंब आ रहा है वो y ही आ रहा है, अर्थात एक ही आ रहा है। ये तो नालायक 3 को रखते हैं 4 को रखते हैं तो प्रत्येक दशा में y ही प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब मैनी टू वन, मैनी का मतलब अधिक का तीर किसको लग रहा है, एक को लग रहा है। तो ये फलन वैसे भी देखने से पता चल रहा है क्या हो गया है, बहु एकाएकी हो गया। आच्छादक में क्या होता था सर, हाँ आच्छादक में ये होता था कि सभी का तीर सभी से लगे, अर्थात ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि सर जो सह प्रांत होता था या जो परिसर होता था उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो यहां से देखने से पता चल रहा है कि x 2 का प्रतिबिंब है, जो y है वो 3 का प्रतिबिंब है, जो y है वो 4 का प्रतिबिंब है, और जो z है वो 5 का प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसे देखने से पता चल रहा है कि प्रत्येक को तीर लग रहा है। तो यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि f3 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, y प्राप्त हो रहा है, एंड f4 बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, y प्राप्त हो रहा है। कहने का मतलब है कि जब हम x का मान, जब x का मान 3,4 लेते हैं तो फलन का मान एक ही प्राप्त होता, एक ही प्राप्त होता है। अतः यह फलन मैनी टू वन होगा। शायद आप समझ पा रहे हैं कि बहुतों का तीर अर्थात 2 का एक ही से तीर लग रहा है, इसका भी फलन कैसा हो जाएगा, मैनी टू वन हो जाएगा। और देखते हैं अगला क्या बचा, आच्छादक। आच्छादक में क्या होता था कि जो आच्छादक में सह प्रांत या
परिसर होता था उसमें कोई भी अवयव खाली ना जाए, उसमें जो प्रांत में अवयव बैठते उसका कोई ना कोई प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। तो देखने से हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सह प्रांत, सह प्रांत बराबर परिसर आपस में बराबर हो गए हैं, या कह सकते हैं कि सह प्रांत, सह प्रांत एक्स के, एक्स के किसी ना किसी ना किसी, किसी ना किसी अवयव, अवयव का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। अच्छा, जब दो ये केस फुलफिल हो जाते हैं, कौन से, सह प्रांत परिसर के बराबर हो जाए और जो इसमें एक्स के अर्थात यहाँ जो प्रांत के प्रत्येक अवयव या जो यहाँ पर सह प्रांत में बैठता, परिसर में बैठता है, तो उसका जो भी है प्रांत के परिसर, प्रांत के अवयव का कोई ना कोई अवयव का यहाँ पर प्रतिचित्रण अवश्य होना चाहिए। अगर एक कंडीशन हो जाती है तो आच्छादक हो जाता है। तो यहाँ पर बहु एक हो गया अर्थात दो का तीर एक को लग रहा है और प्रत्येक को लग रहा है जो यहाँ पर सह प्रांत में बैठे हैं। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जो भी फलन दिया गया था वो कैसा फलन है, बहु एक और आच्छादक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अभी से पीछे हम ये क्वेश्चन तो किए ही हैं, यहाँ पर भी ये भी आप कर सकते हैं। ये जेड क्या होता है, जेड ये पूर्णांक नंबर होते हैं। पूर्णांक नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे माइनस इनफाइनाइट से, जैसे मान लेते डॉट डॉट माइनस का 5 हो गया, माइनस का 4 हो गया, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, इसी प्रकार ये प्लस का इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। और यहां पर अगर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आप जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार हो गया। तो इसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि ये देख लेते हैं थोड़ा, जैसे यहां पर एफ एक्स बराबर कितना कह रहा है, एफ एक्स बराबर कह रहा एक्स स्क्वायर है और जो फलन डिफाइंड है वो नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है, नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है। देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका प्रांत में भी जो नंबर आएंगे वो नेचुरल आएंगे और जो परिसर में भी आएंगे वो कौन से आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। तो अगर बात करें नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सपोज कर लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी नेचुरल होना चाहिए और यहाँ पर भी। मान लेते हैं फलन जो है, जो रिलेशन है फंक्शन का, वो ए से बी की ओर बिलोंग कर रहा है। तो जैसे सपोज कर लेते हैं, सबसे पहले एक प्रांत से नंबर उठाते हैं, कितना उठाते हैं, 1 उठा लिए, तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब 1 का तीर 1 से लग गया है। दूसरा, अब मान लेते कितना उठाए हैं, सपोज कर लेते कितना उठाएं, 2 उठाएं, तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो 2 का तीर किससे लग गया है, 4 से लग गया है। इसी प्रकार सपोज कर लेते कितना उठाएं, F3 उठाएं, तो 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका 3 का जो तीर हो किसको, 9 को लग जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं कि 1 का तीर 1 ही को लग रहा है। इसका मतलब अगर 1 का तीर 1 ही को लग रहा है तो ये जो भी फंक्शन दिया गया है ये कौन सा फंक्शन है, एकाएकी है। कैसा फंक्शन हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा। अब जरा इस पर बात करते हैं, क्या आच्छादी फलन है, आच्छादक है। आच्छादक होने का मतलब यहाँ पर जो भी सह प्रांत और परिसर में होता था प्रत्येक को तीर लगना चाहिए। ये तो नालायक ऐसे ऐसे ही बैठे रह गए, इनको कोई तीर नहीं लग रहा है। इसका मतलब प्रत्येक को तीर नहीं लग रहा है तो क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है। अच्छा सर आच्छादक नहीं तो क्या है, तो आच्छादक जब नहीं होते तो क्या हो जाते हैं, अंतराक्षेपी हो जाते हैं। इसका मतलब कौन से फलन हो जाएंगे, अंतराक्षेपी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कर दे आप, ये ट्राई करना और ये ट्राई करना। इसका मतलब होता है पूर्णांक और इसका मतलब होता है रियल नंबर। एक बार ट्राई करना और बताना। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है, कौन सा दिया गया, कह रहा है एफ एक्स बराबर, यहां पर दिया इंटीजर पार्ट
अच्छा, इंटीजर पार्ट का मतलब आप जानते होंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इंटीजर लिखे हैं, सपोज कर लेते हैं 2 लिखा है, अगर 2 इंटीजर में जाएगा तो 2 ही बाहर आ जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ पर 2.2 लिखे हैं, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये वाला फ्रैक्शनल बोलते हैं, तो जो यहाँ फ्रैक्शनल वो गायब हो जाएगा, अर्थात इंटीजर खा जाएगा, तो बाहर कितना निकालेगा? 2 निकालेगा। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 2.5 लिखे हैं, अब भी क्या होगा, जो इंटीजर पार्ट फ्रैक्शन को खा जाएगा, इसका मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर 3.1 रखते हैं, तो 3.1 रखने पर जो इंटीजर है वो आ जाएगा और फ्रैक्शनल को खा जाएगा। जैसे यहाँ पर 4.5 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 4.5 रखने पर कितना आएगा? 4 आएगा। तो इंटीजर का जो महत्तम पूर्णांक होता है, अर्थात इंटीजर पार्ट होता है, शायद आप उसकी कहानी समझ गए हैं कि उसमें जब किसी हम नंबर को डालते हैं, अगर उसमें फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसे खा जाता है और इंटीजर पार्ट को बाहर निकाल देता है। जैसे समझते हैं यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि एफ जो दिया गया हो इंटीजर पार्ट द्वारा प्राप्त महत्तम पूर्णांक फलन की जो एफ रियल टू रियल बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इसमें जो प्रांत होगा वो भी रियल नंबर होगा, जो सह प्रांत व परिसर होगा वो भी क्या होने वाला है? रियल नंबर। रियल नंबर में ना तो दिया गया फलन एकाएकी है और ना ही क्या है? अच्छाती है। अच्छा देखते हैं जरा, ना क्या है? एकाएकी है और ना ही अच्छाती है। सबसे पहले फलन में जो हम प्रांत लेंगे वो प्रांत कहां से ले सकते हैं? तो प्रांत अगर आप देख पा रहे हैं कहां से लेना है? रियल नंबर से लेना है। अर्थात रियल नंबर कौन से हो सकते हैं? जैसे यहां पर हम समुच्चय बनाए, कुछ इस प्रकार समुच्चय बन जाएगा और कुछ इस प्रकार समुच्चय बन जाएगा। मान लेते हैं ये रिलेशन कहां से कहां तक है? ए से बी की ओर अग्रसर है। ठीक है, यहां भी रियल नंबर लेना और यहां पर भी रियल नंबर लेना है। तो सभी नहीं, कुछ शुरू करते हैं। जैसे कौन से लिखते हैं? जैसे मान लेते हैं रियल लेना है तो 2.5 लेते हैं, 2 लेते हैं। यहां पर इसी प्रकार माइनस का 2 माइनस हटा देते हैं, माइनस बाद में ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। यहां पर 2 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, 2.6 ले लेते हैं, 3.1 ले लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर भी कौन से हो जाएंगे? चूंकि रियल बिलोंग कर रहे हैं तो रियल में कुछ भी आ सकता है। जैसे रियल में कौन से? ये माइनस का इनफाइनाइट से प्लस का इनफाइनाइट होगा। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? जैसे डाट डाट करके बना दें। कौन सा हो सकता है? 2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है या 3 हो सकता है, कुछ इस प्रकार। थोड़ा लाइन से सीरियल से लिख लेते हैं, हटा देते इसे। तो 2.2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4.1 हो सकता है। इस प्रकार ये नंबर चलते जाएंगे। सभी नहीं लेना, कुछ पर हमें एग्जाम्पल सेट करके दिखाना है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लेते हैं, तो जब 2 लेंगे तो इंटीजर पार्ट में कितना जाएगा? 2। चूंकि यहां पर ये पूर्णांक है तो इसे ऐसे ही बाहर निकाल देगा, अर्थात कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है प्रांत जो रियल नंबर का है, तो रियल नंबर में हम 2 लिए, 2.1 भी ले सकते हैं, 2.3 भी ले सकते हैं, 2.4 भी ले सकते हैं, अर्थात ये सभी नंबर से ले सकते हैं। तो जरा देखते हैं, अगर मान लेते हैं जब रियल है तो यहां पर हम कितना लेते हैं? एफ 2.1 सपोज कर लेते हैं। अगर हम यहां पर ये 2.1 ले लिए तो जैसे इंटीजर पार्ट में जाएगा, अभी आपको बताएं इंटीजर पार्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये नालायक फ्रैक्शनल पार्ट को खा जाता है। किसको बाहर निकाल देता है? इंटीजर को बाहर निकाल देता है, अर्थात यहां पर कितना आएगा? 2 आएगा। जैसे थोड़ा और देखते हैं, मान लेते कितना ले लिए हैं? 2.5 ले लिए हैं। 2.5 लेने पर यहां पर इंटीजर में कितना जाएगा? 2.5 अगर हम ले लिए हैं तो इंटीजर में 2.5 जाएगा। अच्छा, अभी आपको बताया फ्रैक्शनल को तो खा जाएगा। जैसे फ्रैक्शनल को खा जाएगा इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आप यहां से एक बात देख पा रहे हैं कि जब इस हम फलन में 2 से 3 के बीच कोई भी नंबर रख रहे हैं, 2.1 रख रहे हैं, 2.3 रख रहे हैं, 2.4 रख रहे हैं, 2.5 कोई भी नंबर रख रहे हैं, तो ये जो भी फलन दिया गया है ये दशमलव अर्थात फ्रैक्शनल पार्ट को खा जा रहा है। किसको निकाल रहा है? सिर्फ 2 को निकाल रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं 2 से 3 के बीच कोई भी प्रांत के रूप में अगर हम अवयव ले लेते हैं, प्रत्येक दशा में तीर किसको लगने वाला है? प्रत्येक दशा में 2 को तीर लगने वाला है। आप देख
देख पा रहे हैं इसके बीच में ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उनका रिजल्टेंट कितना आएगा? सिर्फ 2 आएगा। अगर रिजल्टेंट सिर्फ 2 आने वाला है तो बहुतों का तीर 1 से लग रहा है, इसका मतलब ये फलन कौन सा हो गया है? मैनी टू वन हो गया, एकाएकी फलन नहीं है। ठीक है, तो शायद हम समझ पाए होंगे कि एकाएकी फलन नहीं है। इसके बाद जरा देखते हैं, इसके बाद कह रहा है सिद्ध की आच्छादी भी नहीं है। तो आच्छादी नहीं, आप ये देख पा रहे हैं। इसके बाद जब हम कितना रखेंगे, मान लेते हैं कितना रख दिए हैं, F3 रख दिए हैं, तो बराबर जैसे ही इसमें जाएगा तो 3 बराबर कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कितना रख दिए हैं, F3 पॉइंट का 1 रख दिए हैं बराबर, तो जब इसमें जाएगा पूर्णांक में जाएगा तो 3.1 ये फ्रैक्शनल पार्ट को खा जाएगा, बराबर कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। आप ये देख पा रहे हो इसमें बहुत सारे नंबर्स छूट जाएंगे, अर्थात इसके बीच जितने नंबर्स होंगे तो सब छूट जाएंगे। सिर्फ अगलों का तीर किससे लगने वाला है? 3 से लगेगा। तो ढेर सारे नंबर छूट जाएंगे, अर्थात जो इसमें दिया गया प्रत्येक का, यहां जो भी बी में सह प्रांत या रेंज दिया गया है उसमें ए से जो भी प्रतिबिंबन हो रहा है वो बहुत सारे प्रतिबिंबन यहां पर छूट रहे हैं। अगर छूट जाते हैं तो कौन सा नहीं होने वाला है? वो आच्छादी नहीं होने वाला है, अंतराक्षेपी होगा। तो आप शायद समझ पाए होंगे कि ये एकाएकी नहीं है। क्यों? जैसे यहां पर एग्जाम्पल है, तो आप लिख देंगे भाषा के रूप में। क्या लिखेंगे? भाषा में ये लिखेंगे कि यहां पर ये पहले एग्जाम्पल सेट करके दिखा देंगे, उसके बाद लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि प्रांत के अलग अलग नंबर पर सह प्रांत या परिसर में एक ही मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब यह फलन जो दिया गया है वो एकाएकी नहीं है। दूसरा, सह प्रांत व परिसर के प्रत्येक एलिमेंट्स को या अवयव का प्रतिचित्रण ए से नहीं हो रहा है, बहुत सारे अवयव छूट जा रहे हैं, इसलिए ये आच्छादी भी होने वाला नहीं है। शायद समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे यहां पर दिया गया, क्या दिया गया? कह रहा एक फलन दिया गया है f(x) बराबर दिया गया माड। मापांक का मतलब जानते हैं? मापांक का मतलब होता है कि अगर इसमें कोई भी निगेटिव मान जाएगा तो उसे ये क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। और जो फलन डिफाइंड है, जो फलन f डिफाइंड है वो R डिफाइंड है। कहने का मतलब जो प्रांत लेना है वो रियल नंबर लेना है, जो परिसर व सह प्रांत आएगा वो भी रियल नंबर लेना है। तो ठीक है, सबसे पहले एक समुच्चय मान लेते हैं। समुच्चय कुछ इस प्रकार मान लेते हैं और इधर समुच्चय कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। ये कहां से कहां डिफाइंड? मान लेते हैं ये A से B डिफाइंड है, इसमें भी रियल नंबर जाएंगे और इसमें भी रियल नंबर ही जाएंगे, दोनों में रियल नंबर जाने वाले हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं, कुछ नंबर से लेते हैं रियल नंबर में, -3 लेते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार कुछ। यहां पर भी नंबर ले लेते हैं। यहां पर नंबर कौन से लेते हैं? जैसे मान लेते हैं -3, -2, -1 हो गया, -1 सपोज कर लेते हैं, और 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 4 हो गया, और 5 हो गया, और 6 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, बस इतने ही। ठीक है, यहां पर अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से कुछ नंबर्स उठाते हैं। जैसे हम कितना उठाए? मान लेते हैं F3 उठाते हैं, x की जगह पर 3, प्रांत से यहां से मान उठा ही सकते हैं, तो 3 उठाएं तो -3 जब अंदर जाएगा यहाँ पे तो mod3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब -3 उठाते हैं तो -3 अर्थात प्रांत से मान उठा रहे हैं तो -3, चूंकि हमें पता है मापांक में अगर कोई निगेटिव मान जाएगा तो क्या कर देगा? पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, और भी वैल्यू लेते हैं, -2 बराबर यहां पर कितना होगा? -2 रखने पर क्या होगा? तो मापांक -2 बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। यफ अगर यहां पर 2 लेते हैं तो बराबर कितना होगा? 2 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो कि अलग अलग मान पर स्पष्ट है, या उपरोक्त से स्पष्ट है, या डायरेक्ट लिख दे, क्या है? स्पष्ट है, स्पष्ट है कि प्रांत के भिन्न भिन्न मानों पर एक ही, जैसे यहां पर
दो रखे माइनस का दो रखे तो एक ही मान प्राप्त हो रहा है, तीन रखे माइनस का तीन रखे तो एक ही मान प्राप्त हो रहा है। तो एक ही का मतलब इस केस में एक ही और इस केस में एक ही। तो स्पष्ट है कि प्रांत के भिन्न भिन्न मानों पर एक ही सह प्रांत से सह प्रांत या परिसर परिसर के मान प्राप्त हो रहे हैं, मान प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या, यहाँ पर कि बहुत सारे का तीर एक ही से लग रहा है। जब फलन में तीन रखते हैं माइनस का तीन रखते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, तीन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये एकाएकी नहीं है, तो लिखेंगे एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन होने वाला नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब हमें सिद्ध करना कि अच्छादक भी नहीं। जरा देखिए, आप ये बताओ, जब यहां पर जीरो रखा जाएगा तो तीर किसको लगेगा, जीरो को। एक रखा जाएगा तो किसको तीर लगेगा, एक को। दो रखा जाएगा तो दो को। तीन रखा जाएगा तीन को। माइनस एक रखा जाएगा एक को। माइनस दो रखा जाएगा दो को। तीन रखा जाएगा माइनस का तीन। इसका मतलब जो सह प्रांत में है वो निगेटिव जो भी नंबर आ रहे हैं उनमें कोई तीर ही नहीं लग रहा है। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे सह प्रांत में उपस्थित ऋणात्मक अवयव ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब अगर इसका ये प्रतिबिंब नहीं है, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर जितनी ऋणात्मक संख्याएं सब छूटती चली जा रही हैं, तो यहां पर जो भी नंबर्स उपस्थित है सभी को तीर नहीं लग रहा है। और हम बताए थे अगर सभी को तीर नहीं लगेगा तो ये जो भी फलन होगा कैसा हो जाएगा, ये अंतराक्षेपी हो जाएगा, अर्थात अच्छादक होने वाला नहीं हो। इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि ये एकाएकी कैसे नहीं है और अच्छादक भी कैसे नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसमें क्या बताया गया। यहां पर यह बताया गया है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि f जो है f R2R है और इसमें कह रहा है कि fx बराबर जो 1 है, ये 1 कब आएगा, कोई ऐसा फलन है जब x का मान उस फलन में हम 1 से ज्यादा रखते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। जब x बराबर जीरो रखते तब जीरो प्राप्त होता है, और जब x एक से जीरो से छोटा रखते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, -1। अब कह रहा है द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन ना तो एकाएकी है और ना ही अच्छादक है। आप खुद देख पा रहे हैं कि x बराबर ये रियल नंबर है, जैसे बना लेते हैं समुच्चय। अगर यहाँ r बना लिया जाए, यहाँ पर भी r बना लिया जाए, तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि r में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, जैसे कितना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। यहां पर भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, -3 -4 -5 या कुछ ऐसे यहाँ पर। और यहाँ पॉजिटिव भी लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखिए क्या कह रहा जब आप x का मान जीरो से बड़ा रखेंगे तो जीरो पर तो जीरो आ रहा है, ठीक है, लेकिन जीरो से अगर हम बड़ा रख देते हैं, जैसे एक रख दिए तो कितना प्राप्त हो रहा है, एक प्राप्त हो रहा है। जीरो से बड़ा दो भी हो सकता है, तब भी मान कितना प्राप्त हो रहा है, एक ही प्राप्त हो रहा है। अगर तीन भी जीरो से बड़ा रखेंगे तब भी कितना प्राप्त हो रहा है, एक ही प्राप्त हो रहा है। अच्छा थोड़ा यहां पर समझिए, कह रहा है जीरो से छोटा रखने पर कितना, -1। अगर जीरो से छोटा रखने पर -4 रख दिए, -1। -5 रखने पर -1। तो आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें बहुतों का तीर एक को लग रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी हम एक से बड़ी संख्या रख रहे हैं तो हमें प्रत्येक स्थिति में एक प्राप्त होगा, तो बहुतों का तीर एक को लग रहा है। दूसरा, यहां पर ये आप देख पा रहे हैं कि जो सह प्रांत व परिसर में उसमें सिर्फ 3 को तीर लग रहा है, -1
जीरो और एक, बाकी रियल नंबर जितने हो सब छूट जा रहे हैं। अगर सभी को तीर नहीं लगेगा तो ये अंतराक्षेपी हो जाएगा, अर्थात अच्छादक होने वाला नहीं है। शायद आपको समझ में आया होगा और भाषा आप खुद से लिख सकते हैं कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रत्येक का तीर प्रत्येक अलग अलग को नहीं लग रहा है। बहुत सारे जब नंबर प्रांत से उठाते हैं, अर्थात आप देख पा रहे हैं कि जब जीरो से छोटे नंबर रखते हैं तो प्रत्येक स्थिति में -1 प्राप्त होता है, और जब जीरो से बड़े नंबर रखते हैं तो प्रत्येक स्थिति में कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समझते हैं उसमें क्या बोल रहा है। यहां पर कह रहा है कि मान लीजिए, क्या मानना है, कह रहा मान लीजिए ए जो दिया गया है, यहां पर ए कोई मान दिया गया है, वो आर माइनस का कुछ इस प्रकार है, और जो बी लेना है वो आर माइनस का ये लेना है। क्यों लिया गया, कह रहा है कि जो यहां पर ए से बी रिलेशन आ रहा है, कहां से कहां, ये सपोज कर लेते ए है और ये बी है, अर्थात जो फलन डिफाइंड है ए से बी की ओर डिफाइंड है। तो इसमें कह रहा है कि आप ए यहां पर रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन उसमें एक नंबर मत लेना, कौन सा, 3 नहीं ले सकते हो। यहां पर आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कौन सा नहीं ले सकते हो, 3 नहीं ले सकते हो। यहां पर जो भी नंबर लेना उसमें रियल नंबर सभी ले सकते हो, लेकिन कौन सा एलिमेंट्स नहीं लेना, कौन सा नंबर नहीं लेना है, एक नहीं लेना है। द्वारा प्रदत्त फलन जो है वो कह रहा है एफ एक्स बराबर, यहां पर ब्रैकेट x माइनस का 2 बटे x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन f(a2) पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, विचार कीजिए, ठीक है विचार करते हैं। कह रहा है क्या f जो है एकाएकी तथा अच्छादक है, कह रहा है जो f दिया गया है वो क्या एकाएकी है और अच्छादक है, इस पर थोड़ी बात कीजिए। और कह रहा अपने उत्तर का भी औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब, अगर आप एकाएकी कह रहे हैं तो किस आधार पर एकाएकी कह रहे हैं, अगर आप अच्छादक कह रहे हैं तो इसे किस आधार पर आप अच्छादक कह रहे हैं। अच्छा, हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कौन सा पढ़े थे, कि अगर कोई फलन जो है वो एकाएकी है और उसमें एफ एक्स वन बराबर कितना कर दे, एफ एक्स टू कर दे, उसके बाद अगर एक्स वन बराबर कितना आ जाए, एक्स टू आ जाए, अगर एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए तो ये फलन क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट थोड़ा यहां पर भी यूज करते हैं। क्या करेंगे, ये जो एफ एक्स दिया गया, एक्स की जगह पर x1 लिख देते हैं और x2, या मान लेते इसे x लिख देते हैं और इसे y लिख देते हैं। कुछ नंबर ही तो रखना, यहाँ पर x1, यहाँ पर x2 रख दें, या यहाँ पर y1, या यहाँ पर y2, या यहाँ पर x, यहाँ पर y लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, और दोनों को आपस में बराबर करा देते हैं। फिर इनको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने पर दोनों नंबर्स आपस में बराबर आ गए तो इसका मतलब एकाएकी है। जरा देखते हैं, तो इसे हटा देते हैं और दोनों फलनों को आपस में बराबर करा देते हैं। क्या माना, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, माना एफ एक्स वन बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स टू हो जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पर कितना लिखते हैं, एक्स वन लिखते हैं, तो लिखते हैं एक्स वन माइनस का 2, क्या करेंगे, एफ एक्स वन का मान निकालने के लिए एक्स की जगह पर एक्स वन, तो x1 माइनस का 2 और बटे यहां पर x की जगह पर, तो x की जगह पर x1, तो x1 और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर। अब इधर देखते हैं, यहां पर इसमें x की जगह पर कितना जाएगा, तो लिखेंगे x2 और माइनस का 2 बटे में x2 और माइनस का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंपल सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सिंपल सॉल्व करने के लिए इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, और इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करा देते हैं। तो इनका गुणा इससे कराते हैं, तो जब इनका गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा x1 माइनस का 2 और x2 माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर बराबर। इसके बाद x1 माइनस का 3 और कितना हो जाएगा, x2 माइनस का 2 हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x1 का गुणा किससे हो जाएगा, x2 से, तो x1 इंटू x2, इसका गुणा इससे, माइनस इसका गुणा इससे, तो माइनस का, चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3x1 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर लिया, अब इसका करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। इसका गुणा इससे तो प्लस माइनस 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 प्लस, और इसका गुणा इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर। इधर भी गुणा कर लेते हैं, x1 का गुणा x2 से करते हैं तो x1 गुणे x2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका गुणा इससे करते हैं, तो इसका गुणा जब इससे करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 2x1 हो जाएगा। इसे हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि अब इस विधि से हम कर ही नहीं रहे,
तो हाँ आते हैं यहाँ पे, इसका गुणा इससे कर लिए, अब इसका गुणा इससे कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इसके बाद इसका एक गुणा इससे, तो माइनस का 3x2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का कितना होगा, 6 होगा। हमें लग रहा प्लस का 6 इधर भी है और इधर भी है, दोनों कट जाएंगे। एक बार गुणा देख लेते हैं, x1 x2 हो गया, माइनस का 3x1 हो गया, माइनस का 2 हो गया, ठीक है, और ये 6 हो गया। यहाँ पर x1 x2 हो गया, और ये माइनस का 2x1 हो गया, ये माइनस का 3, ठीक ठीक। आगे शायद x1 और x2 भी कट जाएंगे, ठीक है। अब x1 वाले एक तरफ कर लेते हैं और x2 वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो x1 वाला इधर कितना बैठा है, माइनस का 3x1, और इधर से आएगा तो प्लस का हो जाएगा, अर्थात ये माइनस का 3x1 इधर से लाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2x1 बराबर, इधर देखते हैं बराबर कितना चल रहा, माइनस का 3x2, उधर वाले को लाते तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 2x2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर घटा देंगे तो कितना होगा, माइनस का x1 हो जाएगा। यहां से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का x2 हो जाएगा। अर्थात यहां से हम देख पा रहे हैं x1 बराबर कितना हो गया है, x2 हो गया है। अगर ये मान आपस में बराबर हो जाते हैं तो ये फलन कैसा हो जाएगा, ये फलन होने वाला है एकाएकी फलन होने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसमें अच्छादक भी देखना है, अच्छादक आप थोड़ा स्वयं कर लेंगे, एकाएकी तो सिद्ध हो गया, अच्छादक आप स्वयं ट्राई करेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो हम अगली क्लास में ये अच्छादक भी देख लेंगे। और आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आप लोग लास्ट तक यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। ढेर सारा धन्यवाद आप सभी को।